स्टूडियो। कोरोना की दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं के लिए हालात चिंताजनक। कोटा में गर्भवती महिलाओं पर कोरोना का कहर, करीब 12 की मौत। करीब 500 गर्भवती महिलाएं हो चुकी हैं कोरोना संक्रमित। गर्भावस्था में कोरोना की दवाएं न दे पाना सबसे बड़ी मुश्किल। गायनोकोलॉजिस्ट दे रहे फिलहाल प्रेगनेंसी अवॉइड करने की सलाह, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में महिलाओं की कम हो जाती है। इसलिए हम यही सलाह महिलाओं को देना चाहते हैं कि भाई अगर संभव है तो थोड़ा सा इसको डिले करें। डॉक्टर्स की सलाह, कंप्लीट वैक्सीनेशन होने के बाद ही करें प्रेगनेंसी प्लान। गर्भवती महिला का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हुआ तो शिशु पर दुष्प्रभाव की आशंका। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं का कैसे हो सुरक्षित प्रसव। गर्भावस्था में बचे कोरोना से। तो कोरोना की दूसरी लहर ने गर्भवती महिलाओं को लेकर भी टेंशन बढ़ा दी है। कभी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, कभी नवजात शिशुओं में कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो अब गर्भवती महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है और लगातार ये खतरा उनमें भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश जोशी, जो कि अतिरिक्त अधीक्षक है एमबी हॉस्पिटल के। डॉक्टर रमेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं उसको देखते हुए कितना गंभीर हो जाता है ये पूरा कोविड की दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं को लेकर। सर, मैं एक मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्पिटल का एडिशनल सुपरिटेंडेंट हूं। हमारे हॉस्पिटल में करीब सालाना 25,000 डिलीवरीज होती हैं। उन 25,000 डिलीवरीज में से अधिकतर नॉर्मल होती हैं, कुछ हाई रिस्क होती है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, यानी जो महिला है वो पहले से थोड़ी सी अपने आप को कमजोर महसूस करती है, होती भी है। दूसरा, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो कुछ बीमारियां वो उस प्रेगनेंसी की वजह से साथ लेके आती है। उनमें से कभी कभी इन महिलाओं में हाइपरटेंशन होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर थायराइड की जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की तो हल्का सा इंक्लिनेशन रहता है। और दूसरा, प्रेगनेंसी के अंदर एक डायबिटीज होती है जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये चीजें और उसको महिला को कमजोर कर देती है। फिर हमारे भारत देश के अंदर 80% महिलाएं वो होती है जिनको खून की कमी होती है, यानी एनीमिया होता है। प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। अधिकतर महिलाएं एंटीनेटल चेकअप के लिए नहीं जाती या रेगुलर नहीं होती। जितने एंटीनेटल चेकअप्स उनको होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। वो अपने आप में लापरवाही करती हैं या डॉक्टर के द्वारा जो खान पान की राय दी गई है उसको पूरा ठीक से पालन नहीं करती। खास तौर से आयरन और प्रोटीन, ये दो ऐसी चीजें हैं। साथ में विटामिन्स भी हैं, फॉलिक एसिड स्पेशली। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस महिला को मजबूत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इनकी सदा ही कमी रही है। और हमारे जो 25,000 डिलीवरीज होती हैं, ये आंकड़ा करीब करीब उसको मैच करता है। तो ये महिलाएं जब कोविड के संबंध में इनको देखा जाता है तो निश्चित रूप से अपने आप को बैकफुट पर पाती है, ज्यादा रिस्क में पाती है और इनकी विशेष केयर करने की जरूरत होती है। ये जिसको कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन है। डायबिटीज इटसेल्फ इज ए कोमॉर्बिड कंडीशन।
तो इस कोमॉर्बिड कंडीशन में महिलाओं को जो बचाव है, जिसको कहते हैं ना बचाव ही उपचार है, तो इन महिलाओं को विशेष तौर पर बचाव की आवश्यकता होती है। तो मैं ये राय देना चाहूंगा कि इन महिलाओं का न्यूट्रिशन बेहतर हो। न्यूट्रिशन के बाद में, न्यूट्रिशन इसलिए भी कमजोर होता है कि महिलाओं का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। शुरुआत में वोमिटिंग्स होती हैं, उसके बाद में खाने का टेस्ट नहीं रहता, जो चीज उसको दी जानी चाहिए उसकी मनपसंद वो कई बार घर वाले समझ नहीं पाते, वो चीज ठीक से नहीं दी जाती है तो महिला पूरा नहीं खाती। डॉक्टर की राय के अनुरूप जो चीजें दी जानी चाहिए वो हमेशा मिस होती है। ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप नहीं होता, थायराइड का रेगुलर चेकअप नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, और नतीजा ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं कोमॉर्बिडिटी वाली वो बढ़ती है। तो ऐसे समय में ये जो सबसे हमारे समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है हमारे परिवार का, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वो हमारे घर का जो चिराग है वो उसको घर पर लाने वाली है, तो उसको एक वीआईपी की तरह से देखा जाना चाहिए, और उसके हर ट्रीटमेंट को, हर भोजन को, हर खाने को, हर दवाई को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाना चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे, बेहतर रहे, और ये जो खतरा अभी चल रहा है कोमॉर्बिडिटी वाला कोरोना के साथ में, उससे वो मुकाबला कर पाए। दीपक जी। डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपके पास भी तमाम सर जानकारियां तो आती होंगी हर हॉस्पिटल से। सर अमूमन यदि बात करें अभी जो प्रेगनेंसी के लिए जो महिलाएं पहुंच रही है हॉस्पिटल में, उनमें कितनी तादाद कोविड पॉजिटिव की भी सामने आ रही है सर? अभी 5% महिलाएं ऐसी है जिसमें जैसे मैं जेकेलॉन हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ प्रसूति में। हाँ, अलग अलग परिवेश है उस अनुरूप, लेकिन 4 से 5% महिलाएं कोविड पॉजिटिव होकर के आती है। प्रेगनेंसी के अंदर ये कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये आंकड़ा आज की तारीख में पूरे भारत में करीब करीब, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, केरल जैसा स्टेट जो कि थोड़ा इस मामले में हमारे से बहुत आगे है राजस्थान से, तो वहाँ ये आंकड़ा थोड़ा कम रहता है। लेकिन जो प्रदेश पिछड़े हुए गिने जाते हैं उनमें ये आंकड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है, जहां पर ये सारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसकी कमी रहती है, यानी डिस्टेंसिंग, घर छोटे हैं, किसी के क्राउडेड है जहां पर डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती, मास्क ठीक से नहीं तो लगा पाते हैं, लगा दिया तो कोई सा भी कपड़ा बांध लिया, वो प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का मास्क नहीं होता है, और ये चीजें जो है उस महिला को और ज्यादा संक्रमण के लिए कर देती है प्रोन। दीपक जी। चलिए डॉक्टर रमेश जोशी जी, वापस आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर निर्मला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और एचओडी है जेकेलॉन हॉस्पिटल की कोटा की, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज 18 राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे समझना चाहते हैं मैम, अभी इन दिनों कोटा के अंदर खासतौर पर या फिर जो दूसरे जिले हैं वहां पर गर्भवती महिलाओं में कोविड की संक्रमण की दर किस तरीके से देखने को मिल रही है और कितना खतरनाक ये कोविड गर्भवती महिलाओं के लिए होता जा रहा है? कोविड का जो संक्रमण है वो जैसे जनरल पब्लिक में जितना है उतना ही ये गर्भवती महिला भी ले रही है, जबकि गर्भवती महिलाओं में देखा जाए तो ये थोड़ी रेजिस्टेंट है, इनमें इम्यूनिटी अच्छी है क्योंकि वो एक बच्चे को भी पाल रही हैं, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक है। जनरल जो लेमैन है उनसे कम परसेंटेज में गर्भवती महिलाएं आ रही हैं। गर्भवती महिलाएं जैसे हमारे यहाँ 4 का संक्रमण है तो 1 ही गर्भवती महिला मिलेगी, 4 दूसरे ही मरीज मिलेंगे आपको। और संक्रमित कई बार वो रास्ते में हो जाती हैं, कई बार वो अस्पताल के भीड़ भाड़ के इलाके प्रेग्नेंट हैं और कोविड पॉजिटिव है। हमारे यहाँ हम यहाँ पर आकर उनका टेस्ट करवाते हैं तब पॉजिटिविटी का मालूम पड़ता है, तो महिलाओं में संक्रमण ज्यादा नहीं है। जो कि प्रेग्नेंट है उनमें तो और भी संक्रमण कम है, ये उनकी इम्यूनिटी पावर पर ही डिपेंड कर रहा है, और मृत्यु दर तो उनमें और भी कम है।
तो डॉक्टर निर्मला जी, आपसे समझना चाहते हैं कि खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या उनसे जुड़े हुए जो परिवार हैं, उनको कौन सी सावधानियों की जरूरत यहाँ पर है? क्या सावधानियों उन्हें खास तौर पर इस दौर में बरतनी चाहिए? तो एक तो सबसे ज्यादा तो मास्क जरूर से लगाना चाहिए। जो भी महिलाएं अपने परिवार में रह रही हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय यदि गर्भवती महिला को बुखार आता है तो घर के दूसरे जो सदस्य हैं उनको भी उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसा ना ले लें कि महिला है कोई बात नहीं, बुखार तो आता रहता है, नहीं, वो भी आप जितनी ही इम्पोर्टेंट है, वो भी एक घर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए उसके बुखार को, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि महिला यदि बीमार है तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, रादर कि बच्चा बीमार है या घर में कोई बुजुर्ग या कोई मेल मेंबर बीमार है तो उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई उसको सिम्टम दिखता है, सांस फूल रहा है, तो उसको अदरवाइज ना लें कि प्रेगनेंसी में सबका फूलता है या प्रेगनेंसी में ऐसे थक जाते हैं। इस समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रेगनेंसी की महिला को यदि हो रही है तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। दूसरा, हमेशा मास्क लगा के रखें, हाथ बार बार साबुन से धोए, खांसी छींक आए तो वो एक तरफ मुंह करके खांसी छींके और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, और पूरा दिन में 2 घंटे कम से कम आराम करें, खूब सारे तरल पदार्थ ले, अपनी डाइट का नियमित ध्यान रखें। दूसरा, एक ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चे के घूमने का ध्यान रखती रहे, क्योंकि अभी हमारी जो महिलाएं आ रही हैं उनमें सडन बच्चा अंदर मूवमेंट बंद करता है और बच्चे की मौत हो जाती है। ये महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, तो हम भी उनमें कारण नहीं जान पा रहे हैं, सिर्फ वो मृत बच्चे की डिलीवरी तक ही करा पा रहे हैं। तो ये वो खास ध्यान रखें कि बच्चा घूमता है, इसका मतलब कि बच्चा अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सोनोग्राफी भी नहीं हो पा रही है। तो हमारे पास बच्चे के अच्छा है या नहीं ये देखने का क्राइटेरिया सिर्फ एक ही रह गया है कि बच्चा घूम रहा है और नीचे से माँ के कोई रक्तस्राव या कोई पानी जैसी शिकायत नहीं आ रही। डॉक्टर निर्मला जी, हम देख रहे थे कुछ विशेषज्ञ हैं या जो कुछ चिकित्सक हैं वो इस तरीके की सलाह भी दे रहे हैं कि यदि जब वैक्सीन की दोनों डोज जब तक नहीं लग जाए, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक प्रेगनेंसी को फिलहाल टालना चाहिए। तो क्या इसको लेकर भी कुछ सलाह देंगी? ऐसा है, टालने के लिए तो हम हमेशा ही यही कह रहे हैं शुरू से, जब से इन्फेक्शन हुआ है कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में तो हमें हमेशा ही प्रेगनेंसी को टालना है। जैसे मीजल्स है, और भी तरह के पहले भी इन्फेक्शन होते रहते हैं वायरल, लेकिन ये एक एपिडेमिक के रूप में आ गया है। तो एपिडेमिक हमेशा या तो 3 साल या 5 साल तक चलते हैं। तो हम यही करते हैं कि ये 3 साल तक तो चलेगा, तो हम इस 3 साल में थोड़ा ध्यान रखें। अब बात ये है कि गांव की महिलाएं हैं, कुछ अशिक्षित हैं, उनके कईयों को बच्चों की कि भी हमारे इतने साल से हो ही नहीं रहे, अब आपने कह दिया आप करो मत। तो इस तरह की भ्रांतियां भी सामने आ रही हैं। तो उसमें हम यही है, जिनको प्लान्ड प्रेगनेंसी करना है वो अभी थोड़ा सा रुके, और जिनका बच्चा हो गया है तो उसको हम अबॉर्शन की सलाह नहीं देते हैं। उनको तो यही है, ठीक है इन्फेक्शन है, आगे चल के ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई डेफिनेट स्टडीज नहीं हुई हैं कि इस वायरस के कारण ये अभी एक शुरुआती फेज है, तो इसलिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। खाली ये जो दूध पिलाती महिलाएं हैं इनके लिए एक खास ये है कि इनको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए अपना, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर से ही बच्चे में भी जा सकता है, लैक्टेटिंग मदर से और छोटे बच्चे घर में हों, बुजुर्ग भी आ सकता है, और अब उसका प्रेगनेंसी का फेज ओवर हो चुका है, तो बच्चे में कोई भी चीजें खराब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बच्चा बाहर आ चुका है। जी चलिए, डॉक्टर रमेश जोशी जी, आप लोग तो हमेशा ही लोगों को सतर्क रहने की, कोविड से बचने को लेकर जो अमूमन जो भी सावधानियां बरतने की सलाह है वो देते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी चुनौती हो जाता है? क्योंकि गर्भावस्था में जब कोई भी महिला होती है और वो कोविड पॉजिटिव आ जाती है, तो उस स्थिति में उसे आप कोरोना से बचाव की प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो भी नहीं दे पाते हैं। दीपक जी, आपने ठीक कहा, और निर्मला जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजों की ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले 5 महीने तक जो महिला है वो
प्रोनिंग कर सकती है। प्रोनिंग को इस कोविड काल में बड़ा अच्छा माना गया है। और 5 महीने के बाद में वो महिला पीछे 2 तकिए लगा करके रिक्लाइन पोजीशन में लेट सकती है, या फिर वो अपनी साइड में या करवट के ऊपर लेट सकती है। ये चीजें उनको ठीक से अपने बचाव करने में भी मदद करेगी। फिर मैडम ने जो कहा कि महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ निर्मला जी से। महिलाएं हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो चाहे हमारी माता जी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, तो वो तो वीआईपी है। वीआईपी नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो वीवीआईपी है। तो उनकी केयर सबसे ज्यादा की जानी चाहिए। उनको बेस्ट वाले मास्क दिए जाने चाहिए, बेस्ट वाला भोजन दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो नियमित चेकअप है, मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सोनोग्राफी ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो ये जो बच्चे की जो क्विकनिंग होती है, बच्चा शरीर में पेट में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इसके ऊपर बहुत क्लोजली ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये सारी माताओं को मैं और विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान रखें। और अगर थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ लगता है तो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है या अपना जो फैमिली फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, उससे राय लेनी चाहिए। हमारे आउटडोर के अंदर जो एंटीनेटल चेकअप क्लिनिक्स होती हैं उनमें दिखाना चाहिए। और 2 जो टीके उनको लगने चाहिए टेटनस के, वो टीके अवश्य लगवा ले। कम से कम एक बीमारी से आपने पहले अपने आप को सेफ कर लिया। और टीकाकरण की जहाँ तक बात है महिलाओं में बचाने की, खास तौर से प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग यानी एंटीनेटल पीरियड के अंदर, तो अभी इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा कोई सर्वे हुआ नहीं, इनके ऊपर ज्यादा डाटा है नहीं अवेलेबल, तो मेरी राय यही है कि थोड़ा वेट किया जा सकता है। जहां तक आपने ये प्रश्न पूछा था कि प्रेगनेंसी अगर प्लान्ड है तो इस कोविड काल में प्रेगनेंसी को निश्चित रूप से टालना चाहिए, ताकि एक एक्स्ट्रा बर्डन उस महिला के ऊपर नहीं आए जो पूरे परिवार में है। वो की वही चीजें उसके लिए भी रहे। उसके अलावा जो आयरन है, आयरन में अगर महिला को आयरन टेबलेट्स ठीक से सूट नहीं कर रही है, तो जो उसके भोजन के अंदर जो पालक है या एप्पल है या जो गुड़ से बनी हुई, देसी गुड़ से जो बनी हुई चीजें हैं, ये सब चीजें भरपूर मात्रा में दी जानी चाहिए। और उसके साथ ही जो विटामिन्स है वो भी नियमित रूप से दिए जाने चाहिए। खाने में उनको दूध दिया जाए खाने, ताकि उनका प्रोटीन कंटेंट बढ़े। प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा तो ये प्रोटीन ही है जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, दोनों, यानी माता की भी और बच्चे की भी। बच्चे का वजन अगर सही होगा तो प्रेगनेंसी के बाद में भी माँ भी ठीक रहेगी। एनीमिया अगर कम से कम हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम 14 ग्राम के आसपास अगर है महिला का, तो महिला अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस भी करेगी, थकान भी कम आएगी। थकान कम आएगी तो वो हल्का फुल्का घूम भी सकती है, और ये घूमना उसको एक तरह से मजबूत करेगा इम्यूनिटी के हिसाब से भी, आने वाले बच्चे के हिसाब से भी। एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है डिलीवरी के पहले भी और डिलीवरी के बाद में भी, यानी एंटीनेटल में भी और पोस्टनेटल में भी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। टीकाकरण के बारे में जैसा डॉक्टर निर्मला जी ने बताया, टीकाकरण डिलीवरी हो जाने के बाद महीने 2 महीने के बाद टीका लगाया जा सकता है। और बच्चा अगर फीड ले रहा है तो अच्छी बात है, बच्चे को कुछ न कुछ उससे फायदा ही होगा, बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा उस कोविड के टीके से। तो नियत दिनांक पर दोनों जो टीके हैं की जो खुराक है वो महिला को लेनी चाहिए पोस्ट प्रेगनेंसी यानी पोस्टनेटल पीरियड के अंदर। और अपने चिकित्सक से नियमित रूप से राय लेते रहें, खासतौर से इम्यूनाइजेशन के बारे में, बच्चे के इम्यूनाइजेशन के बारे में, बच्चे के की ग्रोथ यानी प्रॉपर ग्रोथ उसमें हो रही है या नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो सोनोग्राफी एक बहुत बड़ा टूल है बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी, कि बच्चा अंदर स्वस्थ है, बच्चेदानी जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जन्मजात वो जो डिफॉर्मिटी है वो नहीं है, बच्चा ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है,
वजन के हिसाब से लाइकर पूरा है, लाइकर यानी जो पानी होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है। तो प्रेगनेंसी में अगर ये सब चीजें ठीक रहती है। अच्छा, एक विशेष बात जो मैं इस पीरियड के लिए गर्भवती माताओं को कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस से बचें। बड़ा एक पॉपुलर सा वो है कहावत कि आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इन सभी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है उनको ये कहूंगा कि अच्छा म्यूजिक सुने, भजन सुने, आरती सुने, अपने आप को छोटे मोटे काम में, कढ़ाई में, बुनाई में, पेंटिंग में या घर के छोटे मोटे काम जो आप आराम से कर सकती हैं उनमें व्यस्त रखें, तो आप स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। स्ट्रेस इम्यूनिटी के लिए बहुत खराब चीज है। तो इन सब चीजों को भी माताओं को विशेष तौर से अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य और बेहतर रह सके। और भारत में जो है मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो घट सके, मैटरनल मोर्टेलिटी है वो घट सके। भारत में ये जो आंकड़े हैं कई सारे विकसित देशों और विकासशील देशों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं हमारे आंकड़े। तो ये आंकड़े बेहतर होने बहुत ज़रूरी है। हमारे राष्ट्र की जो जनरल हेल्थ है उसको ये आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मंचों पे। दीपक जी। चलिए डॉक्टर निर्मला जी, अभी आप खुद जिक्र कर रही थी कि जागरूकता की कमी है, तो ऐसे में जो गांवों के अंदर या फिर उन दूर दराज के इलाकों में जिनका ज्यादा संपर्क नहीं होता, ज्यादा जागरूकता या शिक्षा की कमी जहां पर होती है, तो ऐसे में वहां की गर्भवती महिलाओं के लिए कितना खतरनाक कोविड का काल बन सकता है यदि वो लापरवाही बरतती है या उनके परिजन लापरवाही बरतते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन की यदि कमी होती है तो वो पल्स ऑक्सीमीटर लेकर उसे नापेंगे नहीं कि उनका सैचुरेशन कितना चल रहा है, तो ये कितनी लापरवाही साबित हो सकती है। ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है। क्या है, दूर दराज में उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है, तो वो भय मुक्त है। एक जो पॉजिटिव पॉइंट उनके दिमाग में है कि वो इतना डरी हुई नहीं है। दूसरी चीज, वो प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल फिजियोलॉजी लेती हैं, उसको पैथोलॉजी जैसे नहीं लेती। जैसे शहर की महिलाएं प्रेगनेंसी यदि हो गई तो पूरा परिवार भी टेंशन में आ जाता है, वो खुद भी हर चीज का ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक गांव की महिला इसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसी लेती है। जैसे शादी हुई है, अब बच्चा है, ठीक है, वो नॉर्मल कामकाज करती है, वो नॉर्मल डाइट जो घर में है वो ले रही है। लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है कि कभी भी उसका सांस फूलता है, क्योंकि सैचुरेशन हम सब जगह नहीं नाप सकते। गांव छोड़िए, शहर में भी सब जगह हम सैचुरेशन नहीं नाप पा रहे हैं। तो कोविड की गाइडलाइन में यही है कि कभी भी सांस फूले या घबराहट हो तो उसको ही हम हाइपोक्सिया मान रहे हैं, उसको ही मान रहे हैं कि इसका 92-93 सैचुरेशन चल रहा है, तो इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम मूव करते हैं। और हमारी जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, हमने उनको एक स्पेशल टास्क दिया हुआ है इसी दौरान कि हमें सभी महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक करना है और उनसे उनके बुखार एवं कोई खांसी या फिर हाथ पैर टूटना और या फिर उनको बहुत ज्यादा थकान होना और सिर दर्द होना, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप तुरंत उनको प्रायोरिटी से आसपास के जो भी अस्पताल है वहां लेके जाएं और डॉक्टर से चेक कराएं। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे इस समय बहुत ज्यादा काम के बीच में एक सेतु जैसा आ गए हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही देख रही हैं, लेकिन वो कोविड से बचने का भी पूरा इंतजाम कर रही हैं। क्योंकि एक जो कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी की वर्कर है, जो वो हमेशा जैसे किसी घर पे उसने विजिट किया, वो गई तो वो दूसरे घर के मेंबर्स का भी हालचाल पूछ लेती है, तो एक बड़ा सर्वे सामने आता है। तो इससे हमेशा हमें एक बेसिक लाइन मिल जाती है कि इस एरिया में थोड़ा सा बुखार का या कोविड का फैल रहा है, तो हम गर्भवती महिलाओं को वहां से सेपरेट करवा लेते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहां भी है वहां रेफर करवाते हैं। एक बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है, सभी महिलाएं या सभी पुरुष या बच्चे जो भी हैं एक भय मुक्त माहौल में रहें, उससे ही आदि बीमारी। चलिए डॉक्टर निर्मला शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर निर्मला शर्मा और डॉक्टर रमेश जोशी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे।
जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खास तौर पर अपना ध्यान रखें, उनके परिजन उनका ध्यान रखें, और कोई भी यदि दिक्कत महसूस होती है सांस फूलने जैसी या सांस में दिक्कत आती है सांस लेने में, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाकर उसकी सलाह लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।